हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल राधे एकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय एमए हिंदी साहित्य सेमेस्टर 2 में जो भी हमारे साथी हैं, तो उनको जो दूसरा असाइनमेंट मिला हुआ था प्रश्न पत्र 2 से 2 के अंतर्गत आधुनिक हिंदी काव्य में जो यूनिट 4 है हमारी, जिसमें कविता है मुक्तिबोध की अंधेरे में, इसी पर आपका प्रश्न था कि अंधेरे में कविता की संरचना। ठीक है, तो आज हम इसी पर विचार करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है इससे पहले जो मतिराम के काव्य सौंदर्य पर मैंने वीडियो बनाई थी वो आपने देखी होगी, और वो आप उसको आपसे मदद भी मिली होगी वीडियो से। तो आइए आज हम इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, इससे पहले मैं एक बात बता दूं आपको, अगर आपको प्रश्न पत्र 2 से 1 और 2 से 2 से संबंधित अगर नोट्स चाहिए तो वो तैयार हैं। अगर आपको चाहिए तो मुझे टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, तो वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो आइए अब हम देखते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मुक्तिबोध की जो कविता है अंधेरे में, ये आपको प्रश्न था आपका जो असाइनमेंट में कि अंधेरे में कविता की संरचना, ये प्रश्न तो मैं आपको कराऊंगा ही, साथ ही जो एग्ज़ाम के लिए भी मैं साथ में तैयारी लेके चल रहा हूँ आपकी। तो सबसे पहले हम जो अंधेरे में कविता है इससे संबंधित जो भी जानकारियाँ हैं और मुक्तिबोध से संबंधित जो तथ्य हैं, हम उनको भी साथ साथ देखेंगे। क्योंकि जब हम किसी प्रश्न की भूमिका लिखते हैं तो भूमिका लिखने के लिए हमें कुछ तथ्यों की आवश्यकता होती है। जब हमारे प्रश्न में कुछ तथ्य होते हैं तो हमारा जो आंसर होता है वो और ही ऑथेंटिक हो जाता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम जो अंधेरे में कविता है इससे संबंधित जो तथ्य हैं पहले हम उनकी बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखिए। तो सबसे पहले हम बात करें अंधेरे में कविता की, तो ये कविता जब प्रकाशित होती है तो सबसे पहले ये कल्पना पत्रिका में प्रकाशित होती है। ठीक है दोस्तों, कल्पना पत्रिका में प्रकाशित होती है। और ये पत्रिका कहाँ से निकलती थी, तो ये पत्रिका हैदराबाद से निकलती थी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये पत्रिका हैदराबाद से निकलती थी। तो दोस्तों, जो दूसरा तथ्य इससे संबंधित वह है कि पहला प्रकाशन जब इसका हुआ था तो इस कविता का जो नाम था पूरा वह था आशंका के दीप अंधेरे में। ठीक है, जब इसका पहला प्रकाशन होता है तो इस कविता का नाम क्या था, आशंका के दीप अंधेरे में। मुक्तिबोध रचनावली के अनुसार, क्योंकि जो मुक्तिबोध की रचनावली है वो नेमीचंद जैन ने लिखी है, ये आप ध्यान रखना कि जो मुक्तिबोध की रचनावली है इन सब का संकलन किसने किया है, तो नेमीचंद जैन ने किया है। ने इस कविता का समय 1957 से 1962 के बीच माना है। यानी मुक्तिबोध के अनुसार जो अंधेरे में कविता है इसका समय 1957 से 1962 के बीच का है। ठीक, फिर है कि अंधेरे में जो कविता है इसका जो कथ्य है वो 2 घटनाओं पर आधारित है। ठीक है, यानी जो अंधेरे में कविता है जो लिखी गई है वो मुक्तिबोध ने किन घटनाओं से प्रेरित होकर लिखी या किन घटनाओं से उन्हें सीख मिली तब उन्होंने ये कविता लिखी हुई है। ठीक है, तो उनमें पहली घटना है वह है इम्प्रेस मिल के मजदूरों पर हुआ गोलीकांड। ठीक, यानी जो मुक्तिबोध हैं वह नया खून एक पत्र था जो नागपुर से निकलता था, तो वहीं पे मुक्तिबोध काम करते थे। तो उन्होंने एक बार देखा कि जो इम्प्रेस मिल के मजदूर हैं तो उन पर एक बार गोली चलाई जाती है और गोली सरकार के द्वारा ही चलाई जाती है। तो उस समय वो जो मुक्तिबोध थे वो वहीं पर घटना स्थल पर मौजूद थे और वो एक रिपोर्टर की हैसियत से वहाँ पर थे। ठीक है, तो पहली घटना तो ये मानी जाती है, विद्वानों ने यही मानी है, आलोचकों ने। और जो दूसरी घटना है वह है कि मुक्तिबोध की एक किताब थी जिसका नाम है भारत इतिहास और संस्कृति। ठीक है, जब मुक्तिबोध की ये किताब थी तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पहले तो इसे अपने पाठ्यक्रम में लिया गया। यानी जो पाठ्यक्रम होता है जो बच्चों का, उसमें पहले तो इस किताब को ले लिया गया, लेकिन बाद में इस किताब को उन्होंने प्रतिबंधित कर दिया और अपने सिलेबस से इस किताब को हटा दिया। ठीक है, तो जब इस किताब पर उन पर प्रतिबंधित लगाया गया मुक्तिबोध की पर, तो उन्हें थोड़ा इस बात को सही नहीं लगा और उनको लगा कि जैसे लेखक की जो अभिव्यक्ति है, जो आदमी की अभिव्यक्ति है, उसको दबाया जा रहा है। ठीक है, तो मुख्य रूप से आलोचकों ने यही 2 घटनाएं मानी हैं अंधेरे में कविता के संदर्भ में। ठीक, नेक्स्ट है तथ्य कि इस कविता में काव्य नायक के अलावा एक चरित्र और है, वह है रक्तालोक स्नान पुरुष। अगर आप कविता आपने पढ़ी होगी या अभी आप पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कि एक तो इसमें काव्य नायक है, यानी एक तो इसमें मुक्तिबोध स्वयं है और एक दूसरा मनुष्य भी है या दूसरा चरित्र भी है जो रक्तालोक स्नान पुरुष के नाम से आता है। ठीक है,
कविता में महापुरुष व्यक्तियों के दो के नाम आए हैं, एक टॉलस्टॉय का नाम आया है, तिलक का नाम आया है। इसमें गांधी जी की भी प्रतीकात्मक रूप में चर्चा हुई है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना, गांधी जी की भी इसमें चर्चा हुई है। नेक्स्ट है कि अंधेरे में कविता पर आलोचकों के विचार। अब देखिए दोस्तों, अगर आप प्रश्न लिखोगे तो उसमें आपने देखा होगा कि जब प्रश्न में आप किसी भी लेखक या रचनाकार या उस पर जो आलोचना हुई है तो उसकी जब कोटेशन आप डालते हो तो आपका जो आंसर है वो बहुत ही सही लगता है और ऑथेंटिक लगता है, जिससे लगता है जो परीक्षक है उसको कि आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम शमशेर बहादुर सिंह हैं उसको देखें। दोस्तों एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो शमशेर बहादुर सिंह हैं तो इन्होंने जो मुक्तिबोध की वो काव्य कृति है, कौन सी काव्य कृति है, अरे चांद से रिलेटेड है, तो जो काव्य कृति है, सॉरी मुझे अभी नाम ध्यान नहीं आ रहा, चांद का मुंह टेढ़ा, सॉरी हाँ, चांद का मुंह टेढ़ा जो इनकी काव्य कृति है उसकी जो भूमिका है वो मुक्तिबोध ने लिखी है। ठीक है, और जो कविताओं का संकलन है वो श्रीकांत वर्मा ने किया है। चांद का मुंह टेढ़ा है जो काव्य संकलन उनका निकलता है, तो उन कविताओं का संकलन तो श्रीकांत वर्मा ने किया था, लेकिन जो उसकी भूमिका है वो शमशेर बहादुर सिंह ने लिखी है। ठीक है, तो दोस्तों एक बार मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो शमशेर बहादुर सिंह ने जो चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका लिखी हुई है, एक बार आप उसे ज़रूर पढ़िएगा। मैंने अभी पढ़ी तो वो मुझे बहुत सही समझ आया और मुक्तिबोध के बारे में एक आपको बेसिक नॉलेज पता हो जाएगी और एक आइडिया लग जाएगा, जिससे आप जब प्रश्न लिखोगे तो वो सारे तथ्य आपके दिमाग में आ जाएंगे। ठीक है, तो वो मैं आपको चांद का मुंह टेढ़ा है कि PDF मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं क्लास के बाद डाल दूंगा, तो आप उसे पढ़ लेना। ठीक, तो शमशेर बहादुर सिंह की जो पहली कोटेशन है वो है कि यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास, यहाँ पे जन नहीं जन होगा, जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। यानी जो शमशेर बहादुर सिंह हैं वो क्या कहते हैं कि यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्र पूर्व और पश्चात एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं वह अंधेरे के संबंध में क्या कहते हैं कि अंधेरे में के लंबे खंडों में कवि की समस्या है समाज के उत्थान पतन और आंदोलन के बीच अपनी रचना के प्रेरक तत्वों का अभिज्ञान। रचना कैसे बाहर से अंदर आती है और फिर कैसे बाहर से दूर दूर तक परिव्याप्त हो जाती है। ठीक, नामवर सिंह जब इसकी आलोचना करते हैं तो नामवर सिंह इसे क्या बताते हैं, तो अस्मिता की खोज। यानी नामवर सिंह ने जब इस कविता की आलोचना की है, मुख्य रूप से नामवर सिंह ने जो कविता के नए प्रतिमान है जो उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी, तो उसमें मुख्य रूप से नामवर सिंह ने कामायनी और मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में, इन दो को मुख्य रूप से लिया हुआ है, इनकी आलोचना की हुई है। तो नामवर सिंह क्या कहते हैं, तो अस्मिता की खोज। ठीक है, नेक्स्ट है रामविलास शर्मा क्या कहते हैं, तो रामविलास शर्मा का कहना है कि अपराध भावना का अनुसंधान तथा आरक्षित जीवन की कविता। ठीक है, तो रामविलास शर्मा का भी देख लीजिए, अलग अलग आलोचकों ने इस पर अलग अलग राय दी हैं। वहीं निर्मला जैन है वह इस कविता के संबंध में कहती हैं अंतःस्थल का विप्लव। इंद्रनाथ मदान है वो कहते हैं आत्म संशोधन का अनुसंधान। ठीक, और प्रभाकर माचवे कहते हैं लावा। तो ये सभी तथ्य ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं अंधेरे में जो कविता है वो 8 खंडों में विभक्त है। उन 8 खंडों में क्या क्या हुआ है, तो हम उन 8 खंडों का परिचय एक बार देखेंगे। तो अगर आप पहले खंड को देखोगे तो उसमें है कि प्रथम खंड में कवि ने इस कविता के नायक को जिंदगी के अधिकारपूर्ण कमरे से इधर से उधर चक्कर काटते प्रस्तुत किया है। दूसरा पॉइंट है हमारे यहाँ, दूसरा खंड है इस कविता का, वह है कि कवि ने अपने हृदय की सांकल बजते अतः हृदयगत भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए तड़पते चित्रित किया है। नेक्स्ट है कि तृतीय खंड का आरंभ कवि की इस दुविधा से हुआ है कि मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं सपना देख रहा हूँ या जागृत अवस्था में हूँ। अब नेक्स्ट खंड है हमारा चतुर्थ खंड, उसमें है कवि ने रात्रि के 4 बजे के दृश्य का चित्रण किया है। पाँचवां खंड है उसे देखिए, तो पाँचवें खंड का प्रारंभ इस दृश्य बिंब के साथ हुआ है कि कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि उसके कंधे पर किसी अजनबी ने चुपचाप आकर हाथ रखा है और शरीर में सिर से लेकर पैर तक कंपन सा उत्पन्न हो जाता है। जो हमारा नेक्स्ट खंड है 6, उसे देखिए, तो इस खंड का प्रारंभ कवि की इस घबराहट के साथ हुआ है कि मैंने अपने अनुभव, वेदना, विवेक, निष्कर्ष सभी रत्नों को गुफावास क्यों दे रखा है। 7वां जो खंड है उसका आरंभ कवि के रिहा कर दिए जाने के तथ्य उल्लेख से किया गया है।
और जो नेक्स्ट है हमारा अंतिम 8वां खंड, तो देखिए कि 7वें खंड का समापन इस प्रकार के जिस संतोषजनक भाव पर हुआ है उसकी चरम परिणति 8वें खंड में हुई है। ठीक है, तो जो अंधेरे में कविता है ये मुख्य रूप से 8 खंडों में विभक्त है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये 8 खंडों में विभक्त है। ठीक, अब हम बात करते हैं दोस्तों, जो चांद का मुंह टेढ़ा है तो उसकी जो भूमिका है, तो एक संक्षिप्त भूमिका श्रीकांत वर्मा ने दी है और एक विस्तृत भूमिका है वह शमशेर बहादुर सिंह ने दी है। ठीक है, तो हाँ हम यहाँ पर, क्योंकि श्रीकांत वर्मा ने उनकी कविताओं का संकलन किया है तो उन्होंने उनकी भूमिका हम एक बार इसे देखेंगे। ठीक है, और श्रीकांत वर्मा ने मुक्तिबोध के संबंध में, उनकी इस कविता के संबंध में क्या कहा है ये तथ्य, ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो देखिएगा कि मुक्तिबोध अगर स्वस्थ होते तो उन्हें पता नहीं अपनी कविताओं का संकलन किस प्रकार करते। दोस्तों मैं एक बात बता दूं, अगर मैं ये भूमिका पढ़ा रहा हूं तो ये भूमिका सिर्फ इसीलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि अगर आप क्वेश्चन लिखोगे तो अगर इनमें से कोई भी बात आपको ध्यान आती है तो उसे आप एज ए कोटेशन यूज कर सकते हो अपने आंसर में। ठीक है, तो देखिएगा और ध्यान से पढ़िए। और मैंने आपको बताया कि जैसे ही वीडियो में डालूँगा ये, उसके बाद में मैं टेलीग्राम, दोस्तों एक बात सुन लीजिए, मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि अब मैं लगातार, अब तक मैं थोड़ा बिजी था, अब मैं लगातार आपका सिलेबस इसी रूप में आपकी जितनी मदद हो सकती है उतनी करूँगा। साथ ही देखिए ज़्यादा मैं कंटेंट नहीं भेजूँगा, मैं कंटेंट आपको उतना ही प्रोवाइड कराऊँगा, कोई भी PDF होगी या कोई भी लेख होगा जिससे आपको ज़्यादा भी ना पढ़ना पड़े और समझ में भी आ जाए। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए तो आप इसका लाभ ले सको। तो देखिए, मुक्तिबोध अगर स्वस्थ होते तो पता नहीं अपनी कविताओं का संकलन किस प्रकार करते। शायद उन्होंने अपनी कविताएं अधिक विवेक और परख के साथ चुनी होती क्योंकि इन तमाम आत्मपरक कविताओं के कवि मुक्तिबोध न केवल दूसरों के प्रति बल्कि खुद, यहाँ पे खुद होगा, खुद अपने प्रति एक सही और तटस्थ दृष्टि रखते थे और दूसरों से या अपनों से उन्हें जो भी मोह रहा हो अपने से मोह उन्हें कभी नहीं रहा। अपने प्रति यह निर्मोह उनकी इन कविताओं की रचना प्रक्रिया में भी प्रकट है जिन्हें उन्होंने कई बार लिखा है और एक ही कविता के कई प्रारूप हैं। इस संकलन में अंतिम प्रारूपों को ही शामिल किया गया है। हालांकि मुक्तिबोध ने इन्हें अंतिम प्रारूप मान लिया होगा यह विश्वास कर सकना कठिन है। ठीक है, तो जो नेमीचंद, जो श्रीकांत वर्मा हैं वह कहते हैं कि जो मुक्तिबोध हैं वह जब भी अपनी रचना या अपनी कविता लिखते थे तो उसे वो एक बार में ही नहीं लिखते थे, उन्हें कई बार संशोधित करते थे। तो जो श्रीकांत वर्मा हैं वो कह रहे हैं कि अब जो इस काव्य संग्रह में जो कविता उनकी ली जा रही हैं ये इस विश्वास के साथ ली जा रही हैं कि ये मुक्तिबोध की अंतिम कविताएं हो, यानी कविता का अंतिम प्रारूप यही हो। ठीक, आगे देखिएगा कि अपने आप से जैसे किसी पहाड़ से बराबर जूझते रहने वाले कवि की ये लंबी कविताएं ज़्यादातर पिछले 10 साल की हैं। मुक्तिबोध का पहला संकलन उनकी पहली कविताओं का नहीं बल्कि अंतिम, फिलहाल जब तक वह निरोग नहीं होते तब तक अंतिम कविताओं का संकलन हो। हमारे सामाजिक जीवन में कविता को क्या स्थान हासिल है, इससे अच्छा परिचय और क्या मिल सकता है। वास्तव में कविता मरणासन्न है या समाज, इसका फैसला भी कवि और समाज दोनों ही अपने अपने ढंग से करेंगे। मुक्तिबोध तो शायद यह नहीं मानते, मगर मैं यह जरूर मानता हूँ कि अपनी मृत्यु के लिए कवि भले ही जिम्मेदार हो, समाज की मृत्यु के लिए कतई नहीं। ठीक, नेक्स्ट देखिए कि किसी और कवि की कविताएं उसका इतिहास न हो, मुक्तिबोध की कविताएं अवश्य उनका इतिहास हैं। ठीक है दोस्तों, ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर एग्जाम में, चाहे आप UGC नेट का एग्ज़ाम देख लो या कोई असिस्टेंट प्रोफेसर का या किसी का देख लो, मैंने इस पंक्ति को कई बार देखा है एग्जाम में। ये एज ए टिच पंक्ति इतनी पूछ दी जाती है कि किसी कवि की कविताएं उसका इतिहास न हो, मुक्तिबोध की कविताएं अवश्य उनका इतिहास हैं। यह किस कवि की वो है, मुक्तिबोध के संबंध में यह कौन से कवि ने कहा है या किस आलोचक ने कहा है, तो ये श्रीकांत वर्मा ने कहा है। ठीक है, जो इन कविताओं को समझेंगे उन्हें मुक्तिबोध को किसी और रूप में समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिंदगी के एक स्नायु के तनाव को एक बार जीवन में और दूसरी बार अपनी कविताओं में जीकर मुक्तिबोध ने अपनी स्मृति के लिए सैकड़ों कविताएं छोड़ी, यहाँ पे सैकड़ों होगा दोस्तों, सैकड़ों कविताएं छोड़ी और ये कविताएं ही उनका जीवन वृत्तांत हैं।
बीमारी के दौरान मुक्तिबोध ने इच्छा जाहिर की कि इस संकलन में उनकी 2 कविताएं चंबल की घाटियां और आशंका के दीप अंधेरे में जरूर शामिल की जाएं। ठीक है, जो श्रीकांत वर्मा हैं, जब उनकी कविताओं का संकलन कर रहे थे तो उस वक्त जो मुक्तिबोध थे तो वो थोड़ा बीमार थे। तो बीमारी के दौरान जब मुक्तिबोध ने उन्हें बताया कि आप मेरी कविताओं का संकलन कर रहे हो, तो एक बात सुन लीजिएगा कि उनमें मुख्य रूप से 2 कविताएं तो होनी ही चाहिए। उनमें एक है चंबल की घाटियां और दूसरी कविता जो उन्होंने बताई वो बताई आशंका के दीप अंधेरे में। ठीक, जरूर शामिल की जाएं। दोनों एक के बाद दूसरी छापी जाएं और दूसरी का शीर्षक बदल दिया जाए। उन्होंने कहा था कि आशंका के दीप अंधेरे में शीर्षक एक विषय मन स्थिति के प्रवाह में मैंने दिया था। उनकी इच्छा के मुताबिक शीर्षक से मैंने आशंका के दीप हटा दिया है। ठीक है, जैसा कि हमने शुरू में बात की थी कि जो आशंका के दीप अंधेरे में है, ये पहले कविता का नाम हुआ करता था, लेकिन मुक्तिबोध ने बाद में सुझाया कि जो आशंका के दीप है इसे हटा दिया जाए, केवल अंधेरे में करके इस कविता का शीर्षक दिया जाए। उनकी इच्छा के मुताबिक शीर्षक से मैंने आशंका के दीप हटा दिया है। हालांकि मुझे लगता है कि यह शीर्षक इस कविता के अर्थ को अधिक अच्छी तरह व्यंजित करता है। ये दोनों ही कविताएं उनकी बीमार पड़ने के कुछ ही समय पहले की कविताएं हैं और इस दृष्टि से अब तक की कविताओं में ये उनकी अंतिम कविताएं हैं। ठीक, मुक्तिबोध को शायद यह भी भय था कि वे अपनी अधूरी कविताएं पूरी नहीं कर पाएंगे, अतः उन्होंने मुझसे कहा था कि उनकी कुछ अधूरी कविताएं संपादित कर मैं इस संकलन में शामिल कर दूं। मगर ये सोच कर कि मुक्तिबोध की रचना प्रक्रिया समझने में उनकी ये अधूरी कविताएं सहायक होंगी, मैंने उन्हें वैसा का वैसा एक अलग संकलन में छपने के लिए रख छोड़ा। मुक्तिबोध जो अपनी कविताओं को अपनी ज़िंदगी से अधिक सहेजते थे, इस समय अपना संग्रह देख सकने में असमर्थ हैं, बेहोश हैं। लेकिन वे सब नव युवक कवि जिन्हें मुक्तिबोध ने इस हद तक प्रेम किया है कि वे कभी मुक्तिबोध को नहीं भूल सकते, यह विश्वास करते हैं कि वे पूरी तरह निरोग होंगे और अपनी कविताओं के पहले संकलन को देख सकने में समर्थ होंगे। इस संकलन के प्रकाशन में अनेक नवयुवक साहित्यकारों की दिलचस्पी रही है और संकलन के लिए कविताओं के चुनाव में मुख्य रूप से श्री अशोक वाजपेयी की सहायता प्राप्त हुई है। ठीक है, तो ये जो श्रीकांत वर्मा हैं, इन्होंने जब मुक्तिबोध की कविताओं का संकलन किया है तो ये उन्होंने भूमिका रखी हुई है। ठीक, और जो दूसरी भूमिका है अंधेरे में जो चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह की, वो शमशेर बहादुर सिंह ने लिखी हुई है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक, अब हम दोस्तों बात करते हैं यहाँ से आपका जो प्रश्न है असाइनमेंट का कि अंधेरे में कविता की संरचना, अब हम इस पर बात करेंगे। ठीक है दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, ये सिर्फ आप अगर आपने असाइनमेंट अभी तक नहीं बनाया है तो आप एज इट इज अगर आप इसको लिख दोगे तो आपका एक बहुत अच्छा असाइनमेंट माना जाएगा। लेकिन अगर आपको अपने असाइनमेंट को कुछ अलग बनाना है तो मैंने बीच बीच में आपको इतना मौका अवश्य दिया है कि आप अपने असाइनमेंट को अपने हिसाब से मोड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो जो प्रश्न का प्रारूप है वह हमारा इसी प्रकार से है कि सबसे पहले हम प्रस्तावना की बात करेंगे, फिर लेखक का परिचय, फिर हम अंधेरे में कविता का परिचय देखेंगे। ठीक है, जब हम असाइनमेंट लिखेंगे या अगर हम प्रश्न लिखते तो भी हम इसी फॉर्मेट में लिखते कि अंधेरे में कविता का परिचय, फिर हम अंधेरे में कविता की संरचना की बात करेंगे, अंत में हम एक निष्कर्ष देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा पानी पी लूँ। सॉरी दोस्तों, हाँ तो देखिएगा, प्रस्तावना से हम शुरू करते हैं कि मुक्तिबोध की कविता अपने समय का जीवित इतिहास है। वे हिंदी साहित्य के ऐसे कवि हैं जिन्होंने छायावाद से काव्य रचनाएं आरंभ की और प्रगतिवाद, प्रयोगवाद व नई कविता की युग धाराओं से जुड़ते हुए
काव्य में ऐसी काव्य भाषा और शिल्प का प्रयोग किया जो आगामी रचनाकारों के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत बनी। ठीक है, अगर आप मुक्तिबोध के रचना संसार की बात करोगे तो उन्होंने दोस्तों जो छायावाद है तभी से लिखना स्टार्ट किया। 1930 का जो दशक है वो वहाँ से उन्होंने लिखना स्टार्ट किया और छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता तक उन्होंने अपनी कविताएं लिखी हुई हैं। ठीक है, स्वातंत्रोत्तर प्रगतिशील काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि मुक्तिबोध कहानीकार और समीक्षक भी थे। इन्होंने प्रगतिशील कविता और नई कविता के मध्य सेतु की भांति कार्य किया है। ठीक, नेक्स्ट देखिए प्रस्तावना में ही कि उनकी कविता आज़ादी के बाद की भ्रष्ट पूंजवादी व्यवस्था, अन्याय, अत्याचार और शोषण के विसंगति को गहराई के साथ अभिव्यक्त करती है। यह विसंगति बोध कविता को आत्मसंघर्ष की ओर ले जाता है। मुक्तिबोध काव्य की भाषा और शिल्प की पहचान उनके अनूठे प्रतीक, बिंब, अलंकार, प्रचुर शब्द का विविधतापूर्ण प्रयोग, मुहावरे, लोकोक्तियों के प्रयोग तथा छंद विधान के सार्थक प्रयोग के साथ फैंटेसी के रूप में हिंदी साहित्य में अपनी विशिष्ट पहचान अंकित करते हैं। ठीक है, या मुक्तिबोध का जो काव्य है या कविता है वो अपनी पहचान किस रूप में करती हैं, तो जैसा कि मैंने बताया अनूठे प्रतीक हैं, बिंब है, अलंकार है, प्रचुर शब्द योजना है और मुख्य रूप से है उनकी फैंटेसी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने प्रस्तावना दी। अब हम प्रस्तावना के बाद एक संक्षिप्त परिचय लेखक का देंगे, साथ ही लेखक का जो जीवन परिचय है वह और साहित्य परिचय। ठीक है, तो देखिएगा कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 को तत्कालिक मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित श्योरपुर कस्बे में हुआ था। मुक्तिबोध के पिता पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर थे और नौकरी के कारण उनका तबादला होता रहता था, जिससे मुक्तिबोध की पढ़ाई में दिक्कतें भी आती थीं। मुक्तिबोध ने छोटी सी आयु में ही पढ़ना शुरू कर दिया था। बड़नगर के मिडिल स्कूल में अध्यापन करने के बाद वर्ष 1940 में मुक्तिबोध सुजालपुर के शारदा शिक्षा सदन में पढ़ाने लगे। ठीक है, तो यहाँ से शुरू होता है लेखक का जीवन। स्थायी नौकरी न होने के कारण उन्हें आर्थिक तंगी से भी जूझना पड़ा। उनकी पत्नी शांता मुक्तिबोध ने भी विभिन्न साक्षात्कारों में इस बात को स्वीकार किया है कि गजानन माधव मुक्तिबोध हमेशा परिवार, बच्चे और जीवन यापन को लेकर परेशान रहते थे। ठीक है, यानी जो मुक्तिबोध है उनका जीवन किस कठिनाइयों से गुजरा है, या कहें तो इतनी आर्थिक तंगी आ गई थी उनकी। तो एक वाक्यांश है कि मुक्तिबोध के यहाँ, दरअसल बात यह है दोस्तों, जब आप एक साहित्यिक की डायरी पढ़ोगे तो उसमें मुक्तिबोध ने लिखा हुआ है, वही वाक्यांश मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। एक साहित्यिक की डायरी मैंने जब पढ़ी तो उसमें मैंने देखा कि मुक्तिबोध के यहाँ कोई मेहमान आने वाला था। तो मुक्तिबोध के घर खाने पीने की जुगाड़ थी वो नहीं थी, दरअसल आटा नहीं था। तो उनकी पत्नी ने बोला कि जब आटा नहीं है, इधर वो मेहमान आ रहे हैं तो क्या होगा। तो समझ लीजिए ये स्थिति रही है मुक्तिबोध की। ठीक है, तो निश्चित रूप से जब उनकी आर्थिक तंगी से उन्हें जूझना पड़ा है तो उसका प्रभाव उनके साहित्य पर भी होगा। तो चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका में शमशेर ने लिखा है कि मुक्तिबोध ने सब कुछ अपने ऊपर झेला था। अंग्रेजी शासन, युद्ध काल, सामंती सांप्रदायिक प्रतिक्रिया, प्रकाशकों की व्यावसायिक वृत्ति की चरम सीमा। मुक्तिबोध ने हंस की संपादकी में कुछ न कर सके, न नया खून नागपुर में ही कुछ बना सके, सिवाय विरोधियों और उपेक्षा करने वालों की संख्या बढ़ाने के। आकाशवाणी में भी उनकी अव्यवहारिक सरलता और खुलेपन ने उन्हें टिकने नहीं दिया। जहाँ गए वह हलचलों के रेले में कुछ न कुछ खोते ही गए। हासिल किया उन्होंने केवल गहरा काव्य मर्म। उनका सारा जीवन बाहर से असफल, रिक्त, किंतु अंदर से रचनाकार की प्रतिभा से खत्व समृद्ध हो चुका था। ठीक है, तो मुक्तिबोध की नौकरी की तलाश का अंत तब होता है जब 1958 में दिग्विजय महाविद्यालय राजनंदगांव में प्राध्यापक के रूप पद पर उनकी नियुक्ति होती है। ठीक है, तो दोस्तों मुक्तिबोध ने अपने जीवन में कई कॉलेज बदले, कई स्कूल बदले, कई नौकरियां बदली। उन्होंने बहुत संघर्ष झेला हुआ है मुक्तिबोध ने। आगे देखिए कि मुक्तिबोध के रचना संसार पर प्रकाश डालें तो सन 1935 से काव्य सृजन में आत्मलीन, सन 1943 में तार सप्तक में संकलित प्रकाश में आने के बाद सन 1963 तक की लंबी अवधि तक का कोई भी स्वतंत्र संग्रह प्रकाश नहीं हो पाया। यानी इसका मतलब है कि मुक्तिबोध ने 1935 से काव्य सृजन स्टार्ट किया अपना, यहाँ पर सूजन नहीं सृजन होगा दोस्तों, सॉरी। मुक्तिबोध ने अपना काव्य सृजन 1935 से स्टार्ट करते हैं, वो शुरू करते हैं
और अंत में जाके 1943 में जब तार सप्तक निकलता है, जब मुक्तिबोध और भारत भूषण अग्रवाल और जो हमारे नेमीचंद जैन कई जो लेखक हैं अज्ञे के साथ में जब तार सप्तक निकलता है तो तार सप्तक में पहले उनकी कविताएं निकलती हैं। ठीक है। कुछ कविताएं इसी बीच पत्रिकाओं एवं संग्रहों में प्रकाशित अवश्य हुई, पर कवि को हिंदी जगत में सही पहचान का श्रेय स्वतंत्र रूप में प्रकाशित संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा ने ही प्रदान किया। लेकिन जो मुख्य रूप से ऐसे तो कविताएं उनकी निकलती रही हैं, लेकिन जब उनका पहला काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है निकला तभी उनकी हिंदी साहित्य में एक पहचान बनी। मृत्यु उपरांत तो हिंदी समीक्षकों ने फिर मुक्तिबोध के प्रति अतिरिक्त आस्था व्यक्त की। इतना ही नहीं, प्रतिबद्धता को मार्क्सवादी चेतना तक सीमित मानने वाले कुछ विद्वानों ने इसे विशुद्ध मार्क्सवादी कवि, जनवादी कवि और न जाने कितने विशेषणों से अलंकृत किया। सचमुच मुक्तिबोध विलक्षण प्रतिभा का, संवेदनात्मक ज्ञान का पक्षधर साहित्यकार है। भूरी भूरी खाक धूल काव्य संग्रह व एक साहित्यिक की डायरी के साथ अन्य आलोचनात्मक पुस्तकें हिंदी जगत में चर्चा का विषय पर्याप्त समय से रही हैं। यानी मुक्तिबोध की ही है एक जो भूरी भूरी खाक धूल है, ये काव्य संग्रह इन्हीं का है। और फिर एक साहित्यिक की डायरी है, ये भी मुख्य रूप से है। अगर आप नेक्स्ट जो आपका 4th सेमेस्टर है वो हमारे 4th सेमेस्टर में भी लगी हुई है एक साहित्यिक की डायरी, और यूजीसी नेट के सिलेबस में भी है, तो आप इसका महत्व समझ सकते हो। और मुक्तिबोध रचनावली के 6 खंडों में प्रकाशन तो उसे समग्र रूप में विश्लेषित करने का सशक्त आधार है। ठीक है। तो मुक्तिबोध रचनावली में आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा जो नेमीचंद जैन ने संकलन की हुई है। ठीक। तो यहाँ तक हमने लेखक का परिचय की बात की। अब हम अंधेरे में जो कविता है उसका परिचय अपने असाइनमेंट में किस प्रकार से देंगे, तो एक बार आप इसे भी देख लीजिएगा कि अंधेरे में कविता से संबंधित कुछ बातों को जान लेना आवश्यक है, जैसे इसका रचना वर्ष और प्रेरक तत्व। अंधेरे में कविता का रचना काल को लेकर विद्वानों में मतभेद है। मुक्तिबोध रचनावली में नेमीचंद जैन ने इस कविता का रचना वर्ष 1957 से 1962 तक संभावित माना है। चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका में शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है, इस कविता की रचना मुक्तिबोध ने राजानंद गांव में की थी। राजानंद गांव में जुलाई 1958 में पहुंचे थे और 1961 में उन्होंने वहां अपनी 3 लंबी लाजवाब कविताएं सुनाई थीं। उनमें एक कविता अंधेरे में भी थी। इसी भूमिका में उन्होंने यह भी लिखा है कि एम्प्रेस मिल के मजदूरों पर जब गोली चली थी तो मुक्तिबोध रिपोर्टर के हिसाब से वहीं थे। नागपुर रेडियो में मुक्तिबोध के सहकर्मी अनिल कुमार ने भी लक्षित मुक्तिबोध में कहा है। ठीक है। तो दोस्तों ये भी ध्यान रखना, लक्षित मुक्तिबोध ये अनिल कुमार हैं, ये जब रेडियो में जब नौकरी करते थे मुक्तिबोध तो ये उनके साथ ही थे। ठीक है। तो ये उन्हीं की किताब है लक्षित मुक्तिबोध। तो वो लिखते हैं कि अंधेरे में कविता का पृष्ठभूमि एम्प्रेस मिल के गोलीकांड से संबंधित है। ठीक है। इधर दूसरी तरफ विष्णुकांत शर्मा ने भी मुक्तिबोध की आत्मकथा में इसी गोलीकांड के अनुभवों की चर्चा की है। ठीक है। एक तो ये तथ्य हो गया आपका कि जो मुक्तिबोध की आत्मकथा है वो किसने लिखी है, तो विष्णुचंद्र शर्मा ने लिखी है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। एक तो गोलीकांड की अनुभवों का उपयोग उन्होंने कुछ दिनों बाद अंधेरे में कविता में किया होगा, लेकिन हरिशंकर परसाई ने अपने 2 संस्मरणों में अंधेरे में की रचना का संबंध एक दूसरी घटना से बताया है। वह घटना है मुक्तिबोध द्वारा रचित भारत इतिहास और संस्कृति पुस्तक का मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रतिबंधित किया जाना। यह घटना सन 1962 ईस्वी को घटित हुई थी। मुक्तिबोध अपनी पुस्तक के जब्तीकरण को वह लेखकों के विचार स्वतंत्रता और लेखन स्वतंत्रता के लिए खौफनाक मानते थे। इस मुद्दे पर उनका कहना था कि यह नंगा फासिज्म है। लेखक को लोग घेरें, शारीरिक क्षति की धमकी दें, इधर सरकार सुनने तक को तैयार नहीं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जा रही है, गला दबाकर आवाज़ घोंटी जा रही है। ठीक है। तो इस संबंध में जो मुक्तिबोध की जो रचना है जब उसे प्रतिबंधित कर दिया गया तो मुक्तिबोध ने भी स्वयं अपने एक लेख में ये बात कही हुई है। ठीक है। इस घटना से मुक्तिबोध को बहुत गहरा सदमा पहुंचा था। वह कई दिनों तक खोए खोए से रहे। स्पष्टतः इस घटना ने उन्हें बहुत आंदोलित किया था और इस घटना ने उन्हें अंधेरे में कविता लिखने के लिए सबसे बड़ा प्रेरक तत्व सिद्ध हुई हो। अतः अंधेरे में कविता का प्रेरक तत्व और रचना का प्रतिबंधित पुस्तक और उसके समय से है। ठीक है। तो मुख्य रूप से इसके जिम्मेदार 2 ही घटनाएं हैं, एक इम्प्रेस मिल के मजदूरों पर हुआ गोलीकांड और दूसरी उनकी जो किताब प्रतिबंधित हुई वो। ठीक है। तो यहाँ तक हमने जो अंधेरे कविता है उसका हमने परिचय देखा कि वो किस परिस्थितियों में और कौन सी बातें हैं जो उससे संबंधित हैं, वह सब हमने देखा। ठीक। अब हम बात करेंगे अंधेरे में कविता की संरचना की।
तो दोस्तों संरचना में देखिएगा, संरचना में मैंने कई बिंदुओं को लिया हुआ है, वो हम आगे देखते हैं। तो अंधेरे में कविता मुक्तिबोध के कथ्य और अभिव्यक्ति की गहनता, रहस्यात्मकता, दुरूहता की व्यंजक है। इसमें संयोजित स्थितियों में कहीं घना अंधेरा है तो कहीं विवर्तन, यह सब उसकी अचेतन मानसिकता के परिचायक हैं। इस अकेली कविता को कवि के संपूर्ण व्यक्तित्व की धारणा के रूप में देखा जा सकता है। प्राय सभी समीक्षकों ने इस कविता को मुक्तिबोध की महत्वपूर्ण उपलब्धि स्वीकार किया है। इस संबंध में शमशेर कहते हैं कि मुक्तिबोध हमेशा एक विशाल विस्तृत कैनवास लेता है जो समतल नहीं होता, जो सामाजिक जीवन के धर्म क्षेत्र और व्यक्त चेतना की रंगभूमि को निरंतर जोड़ते हुए समय के कई काल क्षणों को प्राय एक साथ आयामित करता है। इस एक ही रचना के आधार पर कवि की कथ्य और शिल्पगत प्रवणता दृष्टव्य है। वस्तु विविधता और उसमें अवन्वित अंतः संघर्ष और बाह्य परिवेश के प्रति सम्यक दृष्टि को इसमें गहन आधार मिला है। वैयक्तिकता और सामूहिकता का संघर्ष इस रचना का संकल्प है। वह जन विश्वास और जन क्रांति की का छवि इस कविता के आधार पर स्वीकार किया जाता है। इसीलिए इसे अस्मिता, अस्तित्व, आत्म साक्षात्कार के साथ वर्ग, सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था की फैंटेसी के आधार पर प्रस्तुत की गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि अंधेरे में कविता में एक और गुहा काले भयावह संसार पर उनको दृष्टि है तो दूसरी ओर भूमि के भीतर भीतर बिछे बिजली के जीवित तारों की तरह गुप्त जन क्रांति की विद्युत तरंगों की खोज से भी सन्नद्ध हैं। इसीलिए काव्य नायक जो स्वयं कवि है भूगर्भ के अंधेरे में खोजे यात्रा करता है। लगता है कि मुक्तिबोध इस अकेली कविता में अनेक स्तर उद्घाटित कर देना चाहते थे और इतनी बुनियादी बातें कह देना चाहते थे जिससे कि उन्होंने जिस कल्पनात्मक औजार का इस्तेमाल किया वह उनकी कलात्मक सूझ का प्रतीक है। यह स्वाधीनता के बाद का भारतवर्ष है जिसका शरीर और मन क्षत विक्षत है। उसके चेहरे पर इतिहास की झुर्रियाँ, सीने पर गोली के घाव, अंतरात्मा में बेचैनी है। डॉक्टर रामविलास शर्मा को अंधेरे में कविता के काव्य नायक में अपराध भावना प्रतीत होती है। इस रचना को लेखक ने अस्तित्ववादी रहस्यवादी चिंतन का परिणाम स्वीकार किया है। इसके विपरीत जो डॉक्टर मदान हैं, तो डॉक्टर मदान ने इसमें अपराध भाव की अपेक्षा आधुनिकता बोध की पहचान की है। ठीक है, तो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। इसमें जब मैंने शुरू में आपको जब कविता का परिचय बताया था तो उसमें मैंने कई विद्वानों के जो विचार थे वो मैंने आपको बताए थे। तो अगर आप अपने हिसाब से इसमें एक आध का और जोड़ना चाहो तो आप आराम से जोड़ सकते हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं घटना चक्र की। जो हमारी जो कविता है उसकी जो संरचना है तो वो किस प्रकार से है। तो पहले हम घटना चक्र देखेंगे कविता में किस प्रकार से चलता है। ठीक, तो अंधेरे में लंबी कविता में दुरूहता, अस्पष्टता, जटिलता के कारण इतिव्रत भी संश्लिष्ट एवं प्रच्छन्न प्रतीत होने लगता है। प्रस्तुत कृति में संयोजित वस्तु भी नए आयामों स्थितियों में व्यंजित हुई है। उसे पारंपरिक कथा काव्यों की कूट में नहीं रखा जाना चाहिए। कारण इसमें इतिव्रत स्थूल अथवा भावनात्मक न होकर यथार्थ जीवन बोध की स्थितियों का विशृंखल आख्यान है। इसके कथ्य की स्थिति आलोचकों ने अपने अपने कोणों से निरूपित करना चाहा है। अंधेरे में कृति में डॉक्टर नामवर सिंह ने परम अभिव्यक्ति की खोज के धरातल पर अस्मिता की खोज करनी चाहिए, जबकि डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी से संघर्ष पुरुष में स्वप्न कथा मानते हैं। ठीक है, अंधेरे में का इतिव्रत संश्लिष्ट है, वर्णनात्मक शैली में नहीं है। उसे तो प्रच्छन्न एवं संश्लिष्ट रूप में अवचेतन के द्वंद्व से मिलाया गया है। अवचेतन में भय द्वेष के साथ साथ कुछ विवेक मड़ियाँ भी संयुक्त हैं, या मड़ियाँ होगा, विवेक मड़ियाँ भी संयुक्त हैं जो कवि के आशान्वित एवं उज्ज्वल कामना की सूचना भी देती हैं। रचना के प्रारंभ में जिंदगी के कमरों अवचेतन में अंधेरा व्याप्त है तथा कोई एक लगातार चक्कर लगा रहा है पर दृष्टिगोचर नहीं होता है। यहीं से दूसरे पात्र का बोध होता है और वह है वह मैं को। वह कहीं दिखाई तो देता नहीं पर मैं स्थिति के रहस्य के परिचित होना चाहता है। इसके साथ ही तिलस्मी कुओं का शिला द्वार खुलने से, मसाल के जलने से मैं के सम्मुख एक रक्ता लोक स्नान पुरुष रहस्य साक्षात दृष्टिगोचर होता है। कवि का मैं वह की रहस्यात्मकता का वर्णन करता हुआ कहता है कि वह रहस्यमय व्यक्ति अब तक न पाई गई मेरी
अभिव्यक्ति है। पूर्ण अवस्था वह जिन संभावनाओं, निहित प्रभावों, प्रतिभाओं को मेरे परिपूर्ण का आविर्भाव, हृदय में रिस रहे ज्ञान का तनाव, वह आत्मा की प्रतिमा। ठीक, तो ये हमारा जो प्रथम खंड है उसका जो विधान है वो हमने देखा। अब हम द्वितीय खंड को देखेंगे। द्वितीय खंड देखिए, एक सेकंड दोस्तों। तो द्वितीय दृश्य में पुनः मैं को वह तिलस्मी को रक्तालोक स्नान पुरुष कवि में को संकेत द्वारा कुछ समय असमय समझता रहता है। मैं उसके आत्मीय भाव से प्रभावित हो उसे अपनी भुजाओं में आबद्ध कर लेना चाहता है। मैं पुनः प्रयत्नशील है, अंधेरे के ओर छोड़ टटोलकर आगे बढ़ना चाहता है। दरवाज़ा खोल बाहर देखने पर उसे विचित्र सी उदासी दर्द की प्रतीत होती है। इतने में उसे इतना ही अंधियारे में सूने में सुनाई पड़ता है कि वह अब तक तेरे द्वार पर नहीं आएगा। वह की महत्ता के साथ द्वितीय दृश्य समाप्त हो जाता है। ठीक है, यानी जो वह है या रक्तालोक स्नान पुरुष है, वो एक बार मैं से मिल चुका है और वो फिर चला गया है और कह गया है कि अब वो उसके द्वार पर नहीं आएगा। ठीक, अब देखिए तृतीय दृश्य है कि तृतीय दृश्य में पुनः मैं की स्थिति को अनेक उपदृश्यों द्वारा प्रकट किया गया है। कहीं भयावह वातावरण है, कहीं टोल्स्टॉय नुमा है, कहीं बैंड दल है तो कहीं मृत्यु दल की शोभा यात्रा इत्यादि की प्रतीत होती है। एकाएक स्वप्न टूटने पर मैं एक बहुत बड़े तथ्य की घोषणा करता है, वह है दिन में षड्यंत्र करना। यहाँ पे षड्यंत्र नहीं, षड्यंत्र होगा। षड्यंत्र करना वास्तविक स्थिति के प्रति सहज है। हाय हाय, मैंने उन्हें देख लिया नंगा, इसकी मुझे और सज़ा मिलेगी। इसके साथ ही दृश्य समाप्त हो जाता है। ठीक, फिर है हमारा चतुर्थ दृश्य, उसे देखिए। तो चतुर्थ दृश्य का आरंभ मंची संकेत से होता है। बाहरी स्थिति बोध में मैं को दमन चक्र का आभास जमाने की जीव निकलने से होता है। कोई उसका पीछा कर रहा है तथा बरगद की आश्रय दे पाता है, जो कि अनेक प्रतीकात्मक स्थितियों का व्यंजक है। सिर फिराका जागना, यहाँ विवेक जागरण है जिसमें वह समस्त घटित के प्रति स्वयं को उत्तरदायी ठहराता है। मैं का बारंबार यह कहना, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ज़्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश, अरे जीवित रह गए हम। ठीक, तो देखिए कि इस दृश्य का इतिवृत्त भी पूर्व के दृश्यों की भांति भयंकर स्थितियों का दिग्दर्शन कराता है। छिपी वेदना, गोपनीय चिंता एवं उनके फलस्वरूप छटपटाहट के साथ वह दृश्य समाप्त होता है। ठीक, अब है हमारा पंचम दृश्य। तो पंचम दृश्य को देखिए। तो पंचम दृश्य में गुहा खो में जाता है। उसके तह में पहुंचने पर उसे मैं को चमकते रत्न तो हाथ लगते हैं, पर विपरीत स्थिति बोध प्राप्त होता है। पाता हूँ अकस्मात दीप्त में बलयत रत्न वे नहीं हैं। अनुभव वेदना विवेक निष्कर्ष मेरे ही अपने यहाँ पड़े हुए हैं। विचारों की रक्तिम अग्नि के मड़वे प्राण जल प्रताप में घुलते हैं प्रतिपल। अकेले में केड़ों की गीली है हलचल, गीली है हलचल। तो ये हमारा पंचम दृश्य हुआ। अब हम छठे दृश्य की बात करें तो इसे देखिए कि षष्ठ दृश्य के प्रारंभ में उन्हीं चमकते रत्नों के लोक हित से वंचित होने, जनोपयोग से वर्जित किए जाने तथा पुनः उन्हें खो में डालने का मैं स्पष्टीकरण करता है कि वे खतरनाक थे। पुनः मंचीय संकेत है चौराहा, वीरान, गेरुआ घंटाघर का, जिससे चार कोणों की स्थिति वर्णित है। सभी संकेत वास्तविकता बोध के उद्घोषक हैं। यहाँ मैं कभी अपने भीतर के वास्तविक को तो कभी अपने बाहर के वास्तविक को व्यक्त करता चलता है। इस दम छोड़ घूम गया कई मोड़ के बाद में धंधले से आकर मैं भय अथवा समस्त प्रक्रिया के मूल तनाव अथवा द्वंद्व की स्थिति पूर्वव्रत है। भागता में दम छोड़ घूम गया कई मोड़, घर के आकार दृष्टिगोचर होते हैं। भागने के मूल में मैं को चौराहे पर बंदूक जत्था और टैंकों का दस्ता दिख जाता है। इसी के साथ मैं को एक चेहरा दिखलाई देता है जो सर्दी से बचने के लिए एक बोरा ओढ़े है, जिसे मैं भली भांति जान चुका है। उससे पूर्व परिचय भी है पर उसे पा नहीं सका। वस्तुतः वह चेहरा गांधी का है जो बिजली के झटके के साथ कहता है, भाग जा, हट जा, हम हैं गुजर गए जमाने के चेहरे, आगे तू बढ़ जा। दृश्य इतनी तीव्रता से परिवर्तित होता है कि पाठक दर्शक आश्चर्यचमत्कृत हो उठता है। फूलों के स्थान पर भारी भरकम राइफल आ जाती हैं। इस राइफल के साथ में एक कमरे में जाता है
वहाँ उसे एक स्वप्नदर्शी कलाकार मरा दिखाई देता है। तो अब है हमारा सप्तम दृश्य। तो इसे देखिए 7वें को कि सप्तम दृश्य का इतिवृत्त पूर्ण वर्णित स्थिति का अगला चरण है। मैं आताताई सत्ता के शिकंजे से मुक्त हो जाता है, पर छाया कृतियाँ अब उसको नहीं छोड़ती हैं। मैं रिहाई होने पर धरती के फूल खोजने का यत्न करता है, इन्हें बिजली के फूल बनाने के लिए उत्कंठित है। पुनः मैं का अकेलापन उससे कचोटता है, जबकि अंधेरे में लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं जितना आगे का बढ़ने का प्रयत्न करता है उतना ही पीछे रह जाता है। वास्तव में मैं इसके लिए सबसे बढ़कर क्या हो सकता है। मेरे ही विवेक रत्नों को लेकर बढ़ रहे लोग अंधेरे में सोत्साह, किंतु मैं अकेला बौद्धिक जुगाली में अपने से दुकेला। मैं की स्थिति यहाँ तक आ जाती है कि वह अब तक वर्तमान समाज में चल सकने में स्वयं को असमर्थ मानता है तथा इस दृश्य की इति में स्वीकार करता है कि पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। स्वातंत्र्य व्यक्तिवादी मुक्ति के जन एवं मन को कदापि नहीं छल पाएगा। ठीक, अब है हमारा अष्टम दृश्य। तो अष्टम दृश्य को देखिए। अष्टम दृश्य का आरंभ मैं की त्रासदी का युग जीवन की त्रासदी में प्रतिबिंबित है। अब इस प्रकार के समाज का चल सकना असंभव प्रतीत होता है। नगर से कहीं भयानक धुआं उठ रहा है, कहीं गोली चल रही है। इनके फलस्वरूप मैं कोई नया मोड़ नहीं घूमता, केवल देखता तथा कहता है। कथनी दर्शनी एवं करनी में जितना अंतर है उतना कवि के मैं में अंतर आ चुका है। मैं के द्वारा कवि बुद्धिजीवियों पर व्यंग करता है तथा यह व्यंग चित्र काफ़ी लंबा एवं नाटकीय है। ठीक है, तो ये हमने जो कविता के जो 8 भागों में विभक्त है उनका हमने परिचय दिया कि कविता की जो संरचना है वो किस प्रकार से की गई है। ठीक, मैं का स्वप्न भंग होने पर एकाएक स्थिति एवं दृश्य में परिवर्तन आता है। अब मैं भी अकेला है, पर उसमें उल्लास एवं प्रदीप्त ज्योति का रसोद्रक होने लगा है। वस्तुतः यहाँ मैं अब भी स्वप्नों के आशय की खोज में संलग्न है। डॉक्टर मदान की दृष्टि में हर अर्थ में दूसरा अर्थ झलकने लगता है। एकाएक मैं को वह की झलक मिल जाती है। यह वही गुहा में देखा गया वह है जिसे मैं देखकर बुलाने को उत्कंठित हो उठता है, पर कि अकस्मात वह फिर खो गया किसी जनबूत में। उठी हुई बाँह या उठी रह गई तथा उस वह की खोज की निम्न स्वीकारोक्ति के साथ नाट्य काव्य के अंतिम दृश्य की भी इति होती है। इसीलिए मैं हर गली में और हर सड़क पर शंख झांक देखता हूँ। हर एक चेहरा, प्रत्येक गतिविधि, प्रत्येक चरित्र, हर एक आत्मा का इतिहास, हर एक देश व राजनीति परिस्थिति, प्रत्येक मानवीय स्वानुभूत आदर्श, विवेक प्रक्रिया, क्रियागत पर्णगति खोजता हूँ। पठार, पहाड़, समुद्र, जहाँ मिल सके मुझे मेरी खोई हुई परम अभिव्यक्ति, अनिवार्य आत्म संभावा। तो उपयुक्त कथ्य से स्पष्ट है कि मुक्तिबोध के सम्मुख एका संश्लेष सूक्ष्म वस्तु है जिसे उन्होंने मैं तथा वह 2 संबोधों से संबोधित किया है या विकसित किया है। मैं और वह का मेल, पुनः विक्षोभ, अंत में दृष्टिगोचर तथा लोप, यही प्रमुख स्थितियां हैं। वस्तुतः मैं और वह का विधान ही कृति को नाट्य काव्य की सीढ़ी प्रदान करता है। ठीक है, अब हम दोस्तों यहाँ तक हमने जो कविता की संरचना है, तो कविता का जो उन्होंने 8 भागों में विभक्त किया है वो किस प्रकार से किया है और उनकी जो घटना है वो किस प्रकार से चलती है वह देखी। अब हम बात करते हैं पात्र संरचना की, क्योंकि कोई भी कविता हो, अगर वो नाट्य कविता है या कोई लंबी कविता है, तो उसमें पात्रों का किस रूप में प्रयोग हुआ है। तो देखिए कि पात्रों का चारित्रिक विकास अनेक रूपों में हुआ है। पात्र के आत्मकथन उसके चरित्र का उद्घाटन करते हैं। स्वप्न कथनों एवं दृश्यों द्वारा भी इसे प्रोत्साहन मिला है। जैसा कि हम पहले बतला चुके हैं कि मुक्तिबोध सच्चे अर्थों में नए कवि हैं, जिन्हें हम तो शिल्पी मानते हैं। इन्होंने भावों एवं शिल्प को अपने अनुरूप डाला है, न कि स्वयं उसके अनुरूप चले हैं। स्पष्ट है कि कविता संरचना में इन्होंने पारंपरिक तत्वों जैसे वस्तु, पात्र, कथोपकथन, वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य, अभिनेता की चिंता न कर नए आयामों, संदर्भों एवं शिल्प में काव्य सृजन प्रक्रिया पर बल दिया है। यही कारण है कि पात्रों का स्थूल उल्लेख न कर कवि ने वर्णित संश्लेष पात्रों की महत्ता अथवा अर्थवत्ता के लिए
मनु, तिलक, गांधी, तोल्स्टॉय इत्यादि का उल्लेख पात्रों के चारित्रिक विकास ही माना जाना चाहिए था। ठीक, आगे देखिए कि अतः पात्र संरचना की दृष्टि से यह एक सार्थक नाटकीय काव्य है। पात्रों का चारित्रिक उद्घाटन शास्त्रीय अथवा पारंपरिक, यहाँ पे पारंपरिक होगा सो देख लेना दोस्तों, ठीक है, पारंपरिक ढंग से न कर कवि की दृष्टि संश्लिष्ट रही है। पात्रों की मौनता भी कहीं कहीं उनके व्यक्तित्व की सूचक सिद्ध हुई है। अतः मैं वाचक तथा प्रतिरूप, रक्तालोक, स्वरूप, संस्कृति, पुरुष मन वह है, साथ गांधी, तिलक, शिशु इत्यादि की संरचना से मुक्तिबोध नाट्य विधान की सार्थकता का प्रमाण दे सकते हैं। ठीक, अब देखिए भाषा और कथन शैली उनकी। तो जहाँ तक भाषा एवं संवादों का प्रश्न है, इस आधार पर तो कवि पूर्ण समर्थ रहा है। भावानुकूल भाषा शब्दों के सार्थक प्रयोग एवं अपने अनुरूप उपयोग कवि को भाषा शिल्पी बना देते हैं। शमशेर कहते हैं कि उनका शिल्प एक ऊंची इमारत उठाने वाले मेमार का शिल्प था। वह इमारत अनेक पुश्तों, चौकियों और बुज्जियों से सुदृढ़ किया हुआ कोई छोटा मोटा किला होती थी, महल या मकबरा या मंदिर नहीं। अंधेरे में कविता का अधिकांश चित्र आताताई आतंक का चित्रण है। प्रतिकार की अभिव्यक्ति के साथ स्थिति अनुरूपता पर विशेष बल दिया गया है। स्थिति चित्रण में कवि ने वाक्यांशों का प्रयोग अधिक किया है। यथा प्रश्न थे गंभीर, शायद खतरनाक भी, इसीलिए बाहर के गुंजान, जंगलों से आती हवा ने फूंक मारकर एकाएक मशाल ही बुझा दी कि मुझको यूं अंधेरे में पकड़कर मौत की सजा दी। मुक्तिबोध की काव्य भाषा के संबंध में प्राय यह कहा जा सकता है कि वह कभी संस्कृत निष्ठ सामासिक पदावली की अलंकृत वीथिका से गुजरना चाहती है। कभी फारसी, अरबी एवं उर्दू के लचीले हाथों को थामकर चलती है। कभी अंग्रेजी के विद्युतयान में आसीन को खटाक से गमन कर जाती है तथा कभी जनसमूह के शोरगुल और धक्के मुक्के के बीच एक एक पर तीव्र दृष्टि डालती हुई रुक चलती है। भाषा के अन्य गुणों में विशेष गुण चित्रात्मकता इनकी काव्य भाषा में उल्लेख्य है। विचार भाषा भाव संतुलन के साथ भाषा संतुलन अंधेरे में कविता का कलात्मक सौष्ठव है। ठीक, अब हम बात करते हैं संवाद एवं कथन शैली, क्योंकि इस कविता में संवाद और कथन मुख्य रूप से आए हुए हैं। तो देखिए कि अंधेरे में के संवादों का नाट्य विधान किस सीमा तक बन सका है, यह विचारणीय है। संवाद छोटे एवं लंबे दोनों तरह के हैं। जहाँ कहीं कवि ने आत्मकथन संवाद के साथ अन्य पात्र को संयुक्त करना चाहा है, वहाँ संवाद स्पष्टता पृथक आधार ग्रहण किए हैं। यही कारण है कि एक लंबे प्रतीत होने वाले संवाद अथवा कथन को पात्रानुकूल एवं संदर्भानुकूल पृथक किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, तृतीय दृश्य अनुच्छेद में प्रोसेसन की स्थिति का वर्णन नायक करता है तथा संवादों की दृष्टि से इसे दीर्घ संवाद कहा जाना चाहिए, पर कथन के अंत से पूर्व की कुछ पंक्तियों को दृष्टि में रखकर संवादों को एक और लंबा जहाँ होने से बचा लिया गया है, वहाँ इनमें नाटकीय विधान की समायोजना भी सहज हो गई है। अतः दीर्घ कथन में से निम्न नायक नहीं कहता है, वरन सड़क पर उठ रहा शोर की एक पात्र समूह का रूप धारण कर लेता है। जैसे मारो गोली दागो सालों को एकदम, दुनिया की नज़रों से हटकर छिपे तरीके से हम जा रहे थे कि आधी रात अंधेरे में उसने देख लिया हमको, वह जान गया, वह सब मार डालो, उसको खत्म करो एकदम। इस प्रकार के कथन काव्य में नाट्य सज्जा में विशेष उपयोगी सिद्ध हुए हैं। कहीं ये कथन रात का पक्षी कहता है तो कहीं गांधी एवं तिलक की प्रतिमाएं सांकेतिक भावचित्र प्रस्तुत करती हैं। कृति के आरंभ में कहीं गई ये पंक्तियाँ कि जिंदगी के कमरों में अंधेरे लगाता है चक्कर कोई एक लगातार, आवाज़ पैरों को देती है सुनाई बार बार, वह नहीं दिखता नहीं ही दिखता किंतु वह रहा घूम। इसी प्रकार के अनेक सीधे कथन नाटकीय सज्जा अथवा संकेत ही माने जाना चाहिए था। सांकल का रह रहकर द्वार पर बजना तथा कमजोर घुटनों को बार बार मसल लड़खड़ाया हुआ मैं उठता हूँ दरवाज़ा खोलने, चेहरे के रक्तहीन विचित्र शून्य को गहरे पहुँचता हूँ हाथ से, अंधेरे के ओर छोड़ टटोल टटोल कर बढ़ता हूँ, को आत्म संवाद की अपेक्षा संकेत अथवा क्रिया सज्जा नाम देना न्याय संगत होगा। अतः कहा जा सकता है कि अंधेरे में रचना में संवादों की योजना आत्म संवादात्मक शैली में होते हुए भी उपयुक्त संदर्भों एवं विवरणों के आधार पर पूर्णतः नाटकीय है।
ठीक है। तो यहाँ तक हमने जो कविता की संरचना है उसकी बात की। अब हम अंत में निष्कर्ष की बात करते हैं। तो निष्कर्ष देखिए कि अंधेरे में लंबी कविता, जिसे हमने नाटकीय काव्य माना है, के सभी तत्वों की सम्यक समीक्षा के पश्चात मुक्तिबोध की रचना प्रक्रिया के विषय में लंबा वक्तव्य अंत में सौद्देश्य प्रस्तुत किया है। ठीक है। अगर आप दोस्तों निष्कर्ष लिखोगे तो निष्कर्ष में जब हमने प्रश्न देखा, हमारा प्रश्न क्या था, तो प्रश्न क्या था हमारा कि अंधेरे में कविता की संरचना। ठीक है। तो संरचना आप किस प्रकार बताई है आपने, तो अंधेरे में सबसे पहले एक लंबी कविता है, लंबी कविता जिसे हमने नाटकीय काव्य माना है। ठीक है। तो इसकी संरचना कैसी है, तो नाटकीय काव्य है और लंबी कविता है। ठीक। के सभी तत्वों की सम्यक समीक्षा के पश्चात मुक्तिबोध की रचना प्रक्रिया के विषय में लंबा वक्तव्य अंत में सौद्देश्य प्रस्तुत किया है। इस अकेली कृति के आधार पर इस कवि के संवेदना और ज्ञान पक्ष का अनुमान लगाया जा सकता है। साथ ही इससे कृतिकार के पारस्परिक मेल प्रभाव को सृजनात्मक एवं समीक्षात्मक दृष्टि से देखा जा सकता है। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना के संबंध में चिंतक कवि की धारणा दूसरे क्षण को हमने पृथक से विश्लेषित करने का प्रयास किया है। शमशेर अंधेरे के संबंध में कहते हैं कि मुक्तिबोध योग के उस चेहरे की तलाश करते हैं जो आज के इतिहास के मलबे के नीचे दब गया है मगर मर नहीं गया। बहुत नीचे की तहों से भी वह कहते हैं कोशिश करो कोशिश करो कोशिश करो जीने की ज़मीन में गड़कर भी। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ हमारी जो कविता है वो समाप्त हो चुकी है। तो आई होप दोस्तों ये इस वीडियो से आपको आपके एग्ज़ाम में और असाइनमेंट में कुछ सहायता मिलेगी। अगर दोस्तों आपको सहायता मिलती है तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा और साथ ही बताइए कि मैं पहले आपका सिलेबस क्रम से लेकर चलूं या फिर जो असाइनमेंट आपके 3 और बच रहे हैं उनको पहले कराऊं। ठीक है। तो ये आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हो कि अपनी प्रतिक्रिया तो आप दे ही दीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा, क्योंकि अगर आपको ये वीडियो मददगार साबित होते हैं मैं तभी बनाऊंगा, वरना अगर आपको इनसे कोई मदद नहीं हो तो फिर मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं, क्यों इतनी मेहनत करूं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप भी थोड़ी मेरी हेल्प कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। अब दोस्तों मैं लगातार आपके जो सिलेबस दिए हुए हैं और आपको जिस जिस टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए या कोई चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मैं उस टॉपिक को एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।